नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल रीइग्नाइट स्टडीज़। तो आज की ये हमारी लेक्चर जो है वो इंडियन पॉलिटी सीरीज़ का हमारा लेक्चर नंबर 9 है। इस लेक्चर के अंदर हम आपको एक्सप्लेन करके बताएंगे इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 एंड द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909। तो इन दोनों एक्ट्स को आज के हम इस वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। जिन लोगों ने हमारी पिछली वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो आई बटन पर जाके पीछे की वीडियोज़ को भी देख सकते हैं, जिससे आपकी जो बैक पॉलिटी की क्लासेस हैं वो क्लियर हो जाएंगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 की। इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 के अंदर जो फर्स्ट चीज होती है वो ये थी कि जो सेंट्रल और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स थी, सेंट्रल और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर सीट्स जो थी उनको इंक्रीज कर दिया गया था, सीट बढ़ा दी गई थी। और सीट बढ़ाने से क्या हुआ था कि जो नॉन ऑफिशियल्स मेंबर थे उनको इंक्रीज किया था। सबसे मेन चीज ये है, पहले 3 नॉन ऑफिशियल मेंबर थे ना, जो हमने देखा इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 के अंदर 3 नॉन ऑफिशियल मेंबर थे, अब उनकी संख्या को बढ़ा दिया गया था, राइट। बट ऑफिशियल्स की मेजोरिटी अब भी थी, यानी कि ब्रिटिशर्स अब भी मेजोरिटी में थे। जो ब्रिटिशर्स थे, इंग्लिश थे, वो अब भी मेजोरिटी में थे। इंडियंस अभी भी मेजोरिटी में नहीं आए थे, उनकी संख्या तो बढ़ाई गई थी परंतु ऑफिशियल्स आर स्टिल इन मेजोरिटी। सेकंड जो काम इसके अंदर हुआ कि इट इंक्रीज द फंक्शन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेजिस्लेटिव काउंसिल्स जो थी दोनों, इनके फंक्शंस को भी बढ़ा दिया गया, इनकी पावर्स, जो इनकी शक्तियों का दायरा था उसको भी बढ़ा दिया गया। अब इनकी पावर्स बढ़ाने के साथ कैसी पावर दी गई, इनको पावर दे दी गई कि वो बजट पे अब डिस्कस कर सकते हैं। देखो, वोट वगैरह क्वेश्चन पूछने का अधिकार तो नहीं था, बस वो डिस्कस कर सकते हैं कि आज ये बजट कहाँ यूज होगा, कैसे होगा, कब होगा। बस वोटिंग का अधिकार अभी भी नहीं था, सिर्फ डिस्कशन ऑफ द बजट, ये पावर दी गई थी। इसके साथ साथ एक्ट प्रोवाइड फॉर द नॉमिनेशन ऑफ सम नॉन ऑफिशियल मेंबर। कुछ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को ना कुछ एक नॉमिनेशन का प्रोविजन आया था, अब उसकी डिटेल में आपको नहीं जानी है कि वो नॉमिनेशन का प्रोविजन था क्या, पर ऐसा कुछ प्रोविजन आया था कि जिससे कुछ नॉन ऑफिशियल्स मेंबर को नॉमिनेट किया जाता था कुछ लोगों के द्वारा, यानी कि कुछ ग्रेजुएट्स होते थे, कुछ ऐसे लोकल गवर्नमेंट से लोग होते थे, कुछ प्रिंसली स्टेट्स के, कुछ किंग्स वगैरह, ऐसे कुछ नॉमिनेशन का सिस्टम था, राइट। तो ये सारी चीजें इससे आई थी। अब फोर्थ इसके अंदर जो है, एक्ट मेड ए लिमिटेड एंड इनडायरेक्ट प्रोविजन फॉर द यूज ऑफ इलेक्शन। एक तरह से ना इन नॉमिनेशन का जो प्रोविजन था ये लिमिटेड और इनडायरेक्ट यूज ही था इलेक्शन का, ठीक, कुछ नॉन ऑफिशियल सीट्स को फिल करने के लिए। सेंट्रल और प्रोविंशियल लेजिस्लेशन दोनों के अंदर ये चीज और ध्यान रखनी है आपको। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इट इज ओनली इन दी प्रोविंशियल और ये सब, तो ये सिर्फ इसी के अंदर था, ठीक। हाउएवर द वर्ड इलेक्शन वाज नॉट यूज्ड इन दिस एक्ट। जो इलेक्शन वर्ड था वो कहीं भी यूज नहीं किया गया था फिर भी, तो ये चीजें आपको समझनी है। आई होप ये पॉइंट आपके माइंड में क्लियर होगा। इलेक्शन वर्ड कहीं भी यूज नहीं किया गया था, ठीक। तो ये चीजें आप अपने माइंड में रखना, ओके। अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। अब आता है इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909। इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 को मोरले मिंटो रिफॉर्म्स भी बोला गया है। अब ये मोरले मिंटो रिफॉर्म्स क्या हैं? मिंटो उस टाइम जो वॉइस रॉय थे और मोरले वाज देन द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। मोरले वाज देन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। तो ये चीज भी यूपीएससी ने ना कई बार सीएपीएफ एग्जाम्स और इन सब में पूछा गया। तो मोरले जो थे वो उस टाइम सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे और मिंटो जो थे वो वॉइस रॉय थे, राइट। मिंटो वॉइस रॉय थे। इट इंक्रीज द साइज ऑफ सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। इसने फिर से संख्या को बढ़ाया, ठीक। अब देखो चीज क्या हुई है, कुछ मेंबर्स को, नॉन ऑफिशियल्स की मेजोरिटी को तो बढ़ाया गया है, पर चीज ये हुई है कि अब ना प्रोविंसेस के अंदर इंडियंस मेजोरिटी में आ गए थे। प्रोविंसेस में इंडियन मेजोरिटी में थे, क्योंकि सेंट्रल में अभी अलाउ नहीं किया, बट यहां पे जो है मेजोरिटी में अलाउ कर दिया गया था इंडियंस को प्रोविंसेस में। सेंट्रल में अब भी ऑफिशियल मेजोरिटी थी और प्रोविंसेस में नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी आ गई थी, ठीक। फर्स्ट टाइम इंडियन को वॉइस रॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में नॉमिनेट करने की पावर मिली। फर्स्ट टाइम वॉइस रॉय और गवर्नर जनरल काउंसिल में, जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती थी, लेजिस्लेटिव नहीं, एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर भी इंडियंस को अलाउ किया गया। और सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा बिकम द फर्स्ट इंडियन टू बी अपॉइंटेड एज लॉ मेंबर। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को फर्स्ट इंडियन जो थे उनको लॉ मेंबर अपॉइंट किया गया। अब लॉ मेंबर की जो पोस्ट थी ना एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, वो चार्टर एक्ट ऑफ 1833 से आई थी। ये चीज आप याद रखना, वहां मिस हो गई थी, मैं अभी बता देता हूँ। चार्टर एक्ट ऑफ 1833 से ये लॉ मेंबर की पोस्ट आई थी इसमें, राइट। उसके बाद नेक्स्ट है इंट्रोड्यूस सिस्टम ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट और सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम।
इस एक्ट ने फर्स्ट टाइम एक कम्युनल इलेक्टोरेट या सेपरेट इलेक्टोरेट का सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया मुस्लिम्स के लिए, ठीक है, कि मुस्लिम मेजोरिटी एरिया से सिर्फ मुस्लिम ही चुनाव लड़ सकते हैं, मुस्लिम ही चुन के आएंगे। और तो ये एक सेपरेट इलेक्टोरेट, इसको कम्युनल इलेक्टोरेट भी बोला जाता है, ये मुस्लिम्स के लिए अलाउ था। फॉर एग्जांपल इफ ए रीजन है कोई और यहाँ पे मेजोरिटी मुस्लिम्स की है, तो इस रीजन से सिर्फ मुस्लिम्स को ही राइट है कि वो ही चुनाव लड़ेंगे। आई होप ये समझे आप ये पॉइंट। ये था सेपरेट इलेक्टोरेट का सिस्टम। फिर लॉर्ड मिंटो को बोला गया फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट, क्योंकि उस टाइम मिंटो के टाइम पे रिफॉर्म्स आए थे, तो लॉर्ड मिंटो को बोला गया फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट इन इंडिया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक बटन पे ज़रूर प्रेस करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना आगे की वीडियोस के लिए। और इस वीडियो के नोट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल या वेबसाइट से जाके भी डाउनलोड कर सकते हैं। दोनों का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। थैंक यू वेरी मच।